तो फिर चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं, थ्योरी ऑफ सप्रेशन का। चैप्टर 2 का नाम है रीजंस फॉर सप्रेशन। तो क्या क्या रीज़न है जो सप्रेशन करते हैं? मैनी ऑफ अस आर नॉट अवेयर दैट डे इन एंड डे आउट केसेस वी क्लेम एज क्योर मे नॉट बी रियल क्योर एट ऑल एंड मे बी डेंजरस सप्रेशन। द रीज़न फॉर द अबव predicament are mainly four. Many of us homeopaths are not aware that homeopathy can also suppress. कई को तो पता ही नहीं है कि होम्योपैथी में भी सप्रेशन होते हैं. Hence they tend to prescribe rather casually, that is Nux vomica for constipation, Ignitia for grief, Arnica for injury, Staph for mortification, etc. ठीक है, तो ऐसे प्रिस्क्राइब करते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स. वेरी फ्यू होम्योपैथ्स टेंड टू फॉलो द हैरिंग्स लॉ. और बहुत कम, सेकंड रीज़न ये है कि बहुत कम जो हैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं जो हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर को फॉलो करते हैं. थर्ड, इवन इफ दे डू वांट टू फॉलो दे शैल नेवर सी इट अंटिल द राइट सिमिलिमम कॉन्स्टिट्यूशन इज़ प्रिस्क्राइब. अगर वो फॉलो करना भी चाहते हैं तो उनको वो राइट सिमिलिमम ही नहीं मिल पाता है ना. जो ये भी एक टफ काम है, राइट सिमिलिमम ढूंढना. द फोर्थ, द राइट कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलिमम कैन नेवर बी रीच्ड until they apply the cardinal principle rigidly. जब तक हम कार्डिनल प्रिंसिपल नहीं रिजिडिटली अप्लाई करेंगे तब तक हमको राइट कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलिमम भी नहीं मिलेगा. ठीक है, तो चौथा रीज़न ये हो गया. फिफ्थ रीज़न, इवन इफ दे डू वांट टू फॉलो द लॉ ऑफ क्योर दे हैव नो डेफिनेट गाइडलाइंस एज टू विच इज़ द मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन एंड विच इज़ लेस इंपॉर्टेंट. अगर वो करते भी हैं लॉ ऑफ क्योर को तो उनको यही नहीं पता कि कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है, तो किधर की साइड हमारा क्योर जाएगा. What is the meaning of inside out direction of cure and so on, ये सब चीज़ें उनको नहीं है उनकी नॉलेज. My practice of homeopathy in the first 10 years I confess has been far from correct. I used to prescribe sometimes on single symptom, sometimes on particular symptom, occasionally on pathology alone. ठीक है, इस तरह से प्रिस्क्रिप्शन करते थे पहले. तो I used to practice giving importance to only mentals, not only the concept or base on prescribing was different at different times. ठीक है, तो कई बार किसी मतलब सिर्फ मेंटल पे दे रहे हैं या फिर सिर्फ फिजिकल पे दे रहे हैं, इस तरह से करते थे. तो हर केस की ना अपनी अलग वो होती है कि आपको किस पॉइंट ऑफ व्यू से इस केस में जाना है. कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. जैसे डॉक्टर रुचि भी यही बात बोलती है ना कि आपने किस तरह से अप्रोच करना है केस में. हो सकता है उसके मेंटल, जो केस आपके पास आया है, जो आपने केस टेकिंग की है, उसमें उसके मेंटल में ही बहुत सब चीज़ें मिल जाएँ. और कुछ ऐसे भी केस होते हैं जिसमें मेंटल में ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा, तो हमको फिजिकल के थ्रू एंट्री करनी पड़ती है ना, या फिर पर्टिकुलर के थ्रू भी एंट्री करनी पड़ती है. तो उसके अकॉर्डिंग नहीं करते थे. सर ने ये बताया है कि बस वो एक ही कॉन्सेप्ट पे करते थे ज़्यादातर. नॉट ओनली द कॉन्सेप्ट और बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइबिंग वॉज डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स बट ऑल्सो द पोसोलॉजी प्रिंसिपल डिफर्ड. पोसोलॉजी भी डिफरेंट होती है सभी के लिए. पोसोलॉजी क्या होती है? हाँ, डोज वगैरह कितनी देनी चाहिए है ना, उसकी नॉलेज. तो वो भी डिफर करती है. आई यूज टू प्रिस्क्राइब सिंगल रेमेडीज़, मल्टीपल रेमेडीज़, फार्मूले 3 times a day और इवन आर्ली. ठीक है, इस तरह से देते थे. आई कन्फेस डैट ए लैक ऑफ प्रॉपर गाइडलाइंस और मे बी मिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज रूल्स ऑलरेडी लेड डाउन इन द ऑर्गेनन of philosophy and no standardization of practice due to lack of scientific correlation were and are even today the chief cause of young homeopaths doing astray. ठीक है, तो ये लोगों को कोरिलेशन भी नहीं पता कि जो हमारे अलाइड सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ क्या है. कई सारी चीज़ों की स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है. मतलब बताया सब कुछ है सर ने, मगर हम उसको कोरिलेट नहीं कर पाते हैं उनके साथ. तो ये चीज़ें चल रही हैं. दोज हु लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक आर फ्यू, दोज हु डोंट and go on repeating those mistakes are plenty. There are some of them who even enjoy pride to place a good homeopath in a mislead homeopathic community, making and breaking rules for running colleges by being a member or leader of some or other council in homeopathy. ये सब चल ही रहा है, देख ही रहे हो तुम, है ना. क्या क्या बना हुआ है, कम्युनिटी बनी हुई है, कोई इसका काउंसिल मेंबर है, कोई वो चला रहा है. वहाँ पे वो इस तरह के केसेस दिखाते हैं जिसमें वो ये शो करते हैं कि हमने ये केस ठीक किया, ये मतलब उनको मगर ये प्रॉपर पता ही नहीं है कि हमने सही भी किया है कि नहीं, पेशेंट के साथ जस्टिस भी किया है कि नहीं, क्योर किया है कि सप्रेशन किया है, बस रिजल्ट दिखा रहे हैं. ठीक है, टू प्रूव माई पॉइंट आई एम हेयर विद quoting and relating few of my cases in the first 10 year of my 25 years of practice. तो इसमें सर ने कुछ अपने फेलियर वाले केसेस शेयर किए हैं जहाँ पे सर ने गलतियाँ की हैं ताकि हम गलतियाँ ना करें दोबारा से. तो वो अपने फेलियर्स को उन्होंने शेयर किया यहाँ पे.
Case 1. An old lady of 60 years plus suffering from chronic migrainous headache for 15 years was treated successfully by me in the initial days of my practice. She had presented with the following symptom. First symptom उसका था acute headache था उसको frontal and occipital region में with severe nausea और vomiting. Burning in the esophagus with excessive ropey salivation. Vomiting was spasmodic and greenish in color. After having tried several medicine for migraine, I finally got result with the Iris Versailles 1000 repeated 3 times a day for 2 to 3 months. 3 months had barely elapsed after I cured. ठीक है, मतलब 3 महीने से पहले ही वो केस क्योर हो गया. Iris Versailles मेडिसिन है. हाँ मेडिसिन है, वही ना स्पेसिफिकली लोग देते हैं माइग्रेन के लिए आयरिस दे दो, इसके लिए वो दे दो, तो उससे क्योर हुआ. हर लॉन्ग स्टैंडिंग इलनेस व्हेन शी स्टार्टेड गेटिंग माइल्ड ट्रेमर्स इन द राइट है, मतलब वो चीज़ तो ठीक हो गई मगर कुछ टाइम के बाद उसको क्या प्रॉब्लम आने लगी, हाँ उसका जो राइट थंब था उसमें ट्रेमलिंग होने लग गई. दिस वॉज फॉलोड बाई ट्रेमर्स इन द हैंड एंड विद इन अ ईयर्स टाइम शी वॉज ए फुल फ्लेज्ड केस ऑफ पार्किंसन डिजीज. अब देखो ये रॉन्ग हुआ कि राइट हुआ, तो बहुत ही बुरा हुआ. टुडे फॉर द लास्ट 15 years शी हैज़ बीन प्रोग्रेसिवली क्रिपल्ड ऑलमोस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ बीइंग ए ट्रेमुलस वेजिटेबल लाइफ पे चली गई वो, है ना. आई क्योर्ड हर हेडेक एंड क्रिपल्ड हर विद पार्किंसन डिजीज. ठीक है, तो कहाँ से कहाँ चली गई बीमारी, कौन सी लेयर से कौन सी लेयर पे. माइग्रेन सिस्टम इन्वॉल्व होता है, कॉर्टिकल स्प्रेडिंग, डीपोलराइजेशन और न्यूरो इन्फ्लेमेशन हो जाती है. 6th ही हुआ इसका मतलब, सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी आ रहा है ना, तो हमारा 6th लेयर की हुई प्रॉब्लम, और वो भी हमारी 6th लेयर की ही है जो पार्किंसन भी. मगर पार्किंसन हमारी सिफिलिस है, हाँ सिफिलिटिक है, और वो जो है हमारी साइकोटिक है. माइग्रेन में भी सिफिलिस भी आएगा मगर पार्किंसन प्योर सिफिलिस है ना, क्योंकि उसमें तो अनकंट्रोलेबल हो जाती है ना सारी चीज़ें पार्किंसन में, तो इसलिए वो बैड साइन हो गया. फिर सेकेंड केस बताया सर ने. अनदर लेडी कमिंग टू मी विथ वाइड स्प्रेड बाल्डनेस वॉज कम्प्लीटली एंड मेरेकुलसली क्योर्ड बाई मी विद विंका माइनर 200, है ना, ये भी बड़ा कॉलेज के टाइम पे सुनते थे हम ना बाल्डनेस के लिए. एडमिनिस्टर्ड रिपीटेडली फॉर 6 months ऑन द बेसिस दैट हेयर विच हैड फॉलन ऑफ वर बीइंग रिप्लेस्ड बाई वाइट हेयर. मगर उसको क्या हुआ, वाइट हेयर आए सारे, है ना. दिस केस अर्न मी ए लॉट ऑफ फेम एज वेल एज पेशेंट, बट माई कंसाइन a tremendous turmoil as I saw this lady develop a dreaded tumor in the breast which turned out to be malignant. ठीक है, तो क्या हुआ था, उसको बाल्डनेस थी, उसको वाइट हेयर आ गए सारे, मतलब बाल्डनेस तो खत्म हो गई, वाइट हेयर आ गए उसको, और उसके बाद जो है उसको क्या हुआ, ब्रेस्ट ट्यूमर हो गया. ठीक है, और वो भी मैलिग्नेंट. आई गेव हर हेयर एंड टुक अवे हर लाइफ. सुनकर ही डर लगता है. देखो हम लोग और नॉर्मल जनता भी यही सोचती है कि होम्योपैथी के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, मगर होम्योपैथी के भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं. अगर आप उसको सही तरीके से रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के हिसाब से कर रहे हो तब उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा. मगर अगर आप उसको ऐसे पर्टिकुलर और इन चीज़ों से दोगे तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट हैं, और वो भी ज़्यादा डीप डाउन साइड इफ़ेक्ट हैं उसके एज़ कम्पेयर टू एलोपैथी. अगर आने वाला ज़माना होम्योपैथ्स का है तो फिर बीमारियों का भी है, क्योंकि ऐसे मिक्सोपैथ से अगर बैठ गए तो ये तो होम्योपैथी का नाम डुबा देंगे. यही तो हो रहा है. Other result, many cases of children with recurrent tonsillitis treated by me with specific and mixture and has been found by me to come back with dullness of memory. ठीक है, टॉन्सिलाइटिस ठीक हो गई और डलनेस ऑफ मेमोरी आ गई. दे फेल टू पास इन सब्जेक्ट इन विच दे यूज टू प्रीवियसली सिक्योर हाई मार्क्स. डलनेस आ गई माइंड में. द पेरेंट्स आर हैप्पी दैट द चाइल्ड हैज़ overcome the disease and has overcome the disease, has developed good immunity to cold drinks, cold weather, change in weather, etc. They are happy that the child has put on weight and become chubby, but they do not relate the loss of memory or dullness of intellect or disappearance of cough to the disappearance of cough and cold. ठीक है. Young boys with chronic bronchitis and asthma has been treated with remarkable acumen and relief. They stop getting attack of bronchitis and wheezing, much to the satisfaction of the parents. These children gradually change in their looks, appearance and behavior. ठीक है, वो चीज़ ठीक हो गई मगर उनके looks में, उसके appearance और behavior में change आ गया. They become obese,
the features start rounding, the nose changes from sharp to plump, the face changes from long thin to fleshy and pulpy. Some allopathic friends start accusing this homeopath intensively administering steroids looking at the moon face. ठीक है, इसीलिए कई बार ये एक फैला हुआ है ना कि होम्योपैथिक डॉक्टर स्टेरॉइड्स देते हैं. कई लोग हमारे पास भी आके पूछते हैं कि आप स्टेरॉइड्स तो नहीं देते. तो उसका कारण ये भी है, समझ रहे. अगर हम पर्टिकुलर और इस पे देंगे ना मेडिसिन, सिर्फ एक चीज़ को देख के ऐसे, तो वहाँ पे इस तरह की चेंजेस आएंगे बॉडी में. ठीक है, मोटापा आने लगेगा, ओबेसिटी. जबकि हमने मेडिसिन होम्योपैथी की दी, कोई स्टेरॉइड नहीं दिया, मगर वो साइकोसिस उसके अंदर आने लगी. ठीक है, वो साइकोसिस दिखने लगी उसके फेस पे, उसके राउंडेड हो गए फीचर्स, ओबेस हो गया, वो डलनेस आ गई माइंड में, ये सारी चीज़ें आने लगी, मून फेस जैसे हो गया. तो द होम्योपैथ इज श्योर he has not administered steroids, and though Buffeld defends himself vainly by arguing that the boy has become obviously healthy, this healthy boy unfortunately now starts getting tired on going upstairs, trying on cycling or playing. Lethargy creeps in. He is blamed for his overeating and less exercise, which could be the cause of his predicament. The treatment of bronchitis and asthma was with a partial stimulum. It has suppressed the child now from previous psoric disease manifestation to a psychotic disease manifestation. ठीक है, साइकोसिस आ गई. साइकोसिस which stand for slowness, stoutness, undercoverness, deceitfulness, and is now making the child express lethargy, obesity, false healthy look. Then obviously undercoverness is going to express itself into an underlying silent disease. ठीक है, उसके अंदर अब वो psychotic disease अंदर बन रही है. At the age of 14-15 years, this boy's blood pressure shall start showing higher limits. ठीक है, फिर उसको बीपी की प्रॉब्लम आने लगी इतनी छोटी उम्र में. If this process is not nippled in the bud, the young boy become a frank hypertensive with blood pressure measuring 140/100, and that too at the young age of 20 years. ठीक है, फिर वो ऐसे आगे जाके ये कंडीशन में जा सकता है. How many of us that in order to cure his hypertensive we have to make the psoric asthma come back transiently. ठीक है, अगर हमको उसको इस हाइपरटेंशन वाली बीमारी से पीछे को लाना है, ठीक करना है, तो हमको फिर से वही उसका सोरिक अस्थमा लाना पड़ेगा ट्रांजिएंटली. ठीक है, दिस शुड बी फॉलोड बाय ड्राई कफ एट लैरेंजियल एंड और फेरेंजियल लेवल. और ये कैसा होना चाहिए, फॉलो करना चाहिए ड्राई कफ के साथ जो लैरेंजियल और फेरेंजियल लेवल पे हो, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक वाला हो, है ना. तो दिस शुड बी फर्दर फॉलोड बाय स्नीजिंग एंड देन ऑन टू स्किन बाय ट्रांजिएंट सोरिक इरप्शन. ठीक है, सबसे पहले जब बीपी ठीक होएगा तो उसको पहले लैरेंजियल और फेरेंजियल कफ होएगी, ड्राई कफ होएगी, उसके बाद स्नीजिंग की प्रॉब्लम आएगी, और उसके बाद लास्ट में उसको स्किन की इरप्शन आएगी. इस तरह से ट्रांजिएंटली वो सोरिक उसमें आएगा. दिस स्किन इरप्शन शुड ऑल्सो प्रोसीड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. और ये डायरेक्ट जो स्किन इरप्शन जो आएंगी उसको वो भी अबव से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जानी चाहिए. अबव ऑल दिस should not be interfered by any medicine local or internal. मतलब अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है उसको स्किन की, तो उसको बिल्कुल भी इन चीज़ों से डिस्टर्ब नहीं करना है. वन हैज़ टू रिमेंबर दैट इट इज़ द वाइटल फोर्स इटसेल्फ विच इज़ क्योरिंग द डिजीज़ एंड नॉट आवर होम्योपैथिक मेडिसिन. ठीक है, अब हमने जो मेडिसिन उसको दी है वो उसकी बॉडी उसको खुद, मतलब हमने तो बस उसको एक स्टिमुलस दे दिया इम्यूनिटी को, तो उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गया और वो खुद अपनी बीमारी से लड़ रही है, इसलिए वो हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर की तरह क्योर कर रही है उसको. द वर्क ऑफ द होम्योपैथिक सिंगल डोज एडमिनिस्ट्रेड was only to stimulate the immune reaction that proceed towards cure. है ना, हमारा तो काम बस यही है, स्टिमुलेट करना. Many cases of children with recurrent tonsillitis treated by me with specifics and mixture have been found by me to come back with dullness of memory, failing to pass in subject in which they used to previously secure high marks. ठीक है, तो कई बार ऐसे टॉन्सिल्स ठीक करते थे और उसके बाद क्या होता था, बच्चा डल हो जाता था, जिसमें बहुत अच्छे मार्क्स लाता था उसमें भी डलनेस आ जाती थी, उस सब्जेक्ट में भी. अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस पेशेंट व्हेन इम्प्रॉपरली ट्रीटेड हैव एंडेड विद हैविंग जॉइंट्स पेन और अर्थराइटिस. ठीक है, अस्थमा हमारा सेकंड लेयर की प्रॉब्लम कहाँ पहुँच गई, थर्ड लेयर में पहुँच गई. अस्थमा हैव बीन मेड टू डिसअपियर मच टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ पेशेंट ओनली टू क्रिएट हाइपरटेंशन और इस्टेमिक हार्ट डिजीज. ठीक है, सेकेंड लेयर की प्रॉब्लम कहाँ पहुँच गई, फोर्थ लेयर पे पहुँच गई. लम्बैगो एंड शियाटिका पेशेंट्स आर बाउंड टू डेवलप ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम और इस्टेमिक और हार्ट अटैक इफ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली विद एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक रेमेडीज.
ठीक है। जो लंबैगो और शियाटिका पेशेंट है उसको क्या होने लग गया, ब्लड प्रेशर बढ़ने लग गया, है ना, वो चीज़ ठीक हो गई और बीपी बढ़ने लग गया, तो छोटी बीमारी ठीक हो गई, बड़ी बीमारी में कन्वर्ट हो गई। थर्ड लेयर की प्रॉब्लम हमारी किस में चली गई, फोर्थ लेयर में चली गई। फोर्थ में है कि फिफ्थ में है, हार्ट वाली फोर्थ में है ना। उसमें एक जैसे एक ऑर्गन वाला आ गया था और एक दूसरा विसरल ऑर्गन वाला था और एक होता है, ठीक है, ब्लड आरबीसी वाला था। लंबैगो इफ improperly treated will end with patients complaining of pain in the neck which is then diagnosed as cervical spondylitis, ठीक है। लंबैगो ठीक हुई और उस पर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस शुरू हो गई, ये भी गलत है। क्यों गलत है ये, नीचे से ऊपर जा रहा है ना, सेम लेयर है। लंबैगो मसल पेन होता है, लंबैगो लोअर बैक पेन, मतलब मसल, ठीक है, हड्डियों में होता है, मतलब लोअर एल नीचे वाले उसमें होता है, वर्टिब्रे में। और ये हमारा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में पहुंच गई, ऊपर चली गई। सिमिलरली इफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस इज इम्प्रॉपरली ट्रीटेड इट्स अप एंड्स अप द पेशेंट कंप्लेनिंग ऑफ सीवियर गिडीनेस विच इज डायग्नोज एज, अब ये और ऊपर पहुंच गई, वर्टाइगो में पहुंच गई, है ना। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एसिडिटी एंड्स अप इन द पेन और एफ्लिक्शन ऑफ सम कार्टिलेज समवेयर इन द नी, बैक और इवन नेजल कार्टिलेज ऑफ थिकनिंग ऑफ वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम थी और उसकी वजह से वो सप्रेस होकर कहाँ पे पहुंच गई, वही थर्ड लेयर में पहुंच गई, कार्टिलेज और इन लोगों बैक नी में और बैक में, है ना। Putting eye drop to cure conjunctivitis or ear drop to cure otitis media can produce pain in the wrist or shoulder or any other joint, ठीक है। तो ये हमारी कहाँ की थी, सेकंड लेयर की थी, और ये कहाँ पहुँच गई हमारी, शोल्डर और रिस्ट पेन, मतलब थर्ड लेयर में पहुँच गई। commonly seen are patient who develop joints pain after a cataract operation। कई बार हमने देखते हैं ना पेशेंट्स जिनको जॉइंट पेन होती हैं कैटरेक्ट ऑपरेशन के बाद, आंखों का जो होता है, कैटरेक्ट जो होता है ना, उसके ऑपरेशन के बाद क्या होता है, जॉइंट्स पेन स्टार्ट हो जाती हैं, विच आर डायरेक्टली एज ए रिजल्ट ऑफ यूज ऑफ आई ड्रॉप्स। उसने सप्रेस कर दिया। दिस लिस्ट इज एंडलेस। वन हैज़ टू रियलाइज दैट डिजीज सिम्टम डिसअपियर ओनली टू रीअपियर इन ए डिफरेंट सिस्टम। डिसअपियर कभी नहीं होता, वो दूसरी जगह पे रीअपियर हो जाएगा, टिश्यू और ऑर्गन। इफ द रीअपियरेंस इज इन प्रोग्रेसिवली लेसर इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स और सिस्टम, इट इज प्रोसीडिंग टूवर्ड्स क्योर। If it is progress in the towards more important system or organ, it result in suppression, ठीक है। In the first and second case above, it is obvious that the drug iris and vinca minor were a simillimum to the disease and not simillimum to the constitution, ठीक है। डिजीज के तो सिमिलिमम है, सिम्टम सारे मैच हो रहे थे, तभी उसके ऊपर काम किया उसने, मगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं सिमिलिमम था, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलिमम देनी है। Hence I ended up removing the disease but was not able to strengthening the constitution. My observation is that homeopaths who prescribe more on mentals are guilty of more dangerous suppression than their physical or particular prescribing counterparts. तो ये देख, एक ये चीज़ भी बताई सर ने कि जो लोग मेंटल पे सिर्फ करते हैं ना प्रिस्क्राइब, वो मोर डेंजरस सप्रेशन करेंगे एज कम्पेयर टू जो फिजिकल और पर्टिकुलर पे करते हैं। अब ये क्यों, क्योंकि अगर हम मेंटल ही सिर्फ ले रहे हैं तो उसके सप्रेशन भी फिर उसी लेवल पे होंगे, समझ रही है। मतलब अलाइड रूबीज लेने ऐसा नहीं है, हर केस का ना अपना एक, वही मैं बोल रही हूँ, हर केस का अपना एक पॉइंट ऑफ, मतलब एक उसमें घुसने का ना एक रास्ता होता है, हर केस का अलग अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेंटल पे ही आपने देना है, मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो फिक्स होते हैं कि नहीं सिर्फ मेंटल पे ही देना है, कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो सिर्फ ड्रीम्स पे ही देते हैं, ऐसे भी ये देखे होंगे कई लोग। ये चीज़ें गलत है, मतलब आपको ना बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। आप उस केस में क्या चीज़ आपके लिए PQRS है, क्या है, वो मेंटल से भी आप जा सकते हो, फिजिकल से भी हो सकता है। कई बार मेंटल का कुछ नहीं मिल रहा तो फिजिकल का वहाँ से भी आप एंट्री कर सकते हो, मगर उसका पूरा पिक्चर बनाना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ आपने पर्टिकुलर से एंट्री किया तो सिर्फ पर्टिकुलर लेके दे दी, उसके साथ साथ उसका मेंटल पिक्चर भी मैच करना है ना, उसके मियाज़म भी मैच करना है, ये भी देखना है कि कौन से मियाज़म में है ये बीमारी, है ना, उसको भी मियाज़म भी मैच होना चाहिए, तब जाके आपकी वो कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलिमम निकलेगी। कार्डिनल प्रिंसिपल, 7 cardinal principles of homeopathy on which the whole homeopathic system of medicine and practice is based are: first is law of simplex, that medicine should be prepared only from simple substance, ठीक है, सिंपल सब्सटेंस से बननी चाहिए। सेकेंड, लॉ ऑफ सिंगल, ओनली सिंगल मेडिसिन शुड बी प्रिस्क्राइब एट ए टाइम, एक टाइम पे एक ही सिंगल मेडिसिन प्रिस्क्राइब होनी चाहिए। लॉ ऑफ सिमिलर्स, द लॉ ऑफ होम्योपैथी सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, ठीक है, जैसा कहते ना लोहा लोहे को काटता है वैसे। लॉ ऑफ मिनिमम, एट द लीस्ट अमाउंट क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन आर रिक्वायर्ड टू क्योर शुड बी प्रिस्क्राइब टू अचीव व्हाट इज कॉल्ड एज जेंटल रैपिड एंड परमानेंट क्योर, ठीक है, लीस्ट अमाउंट ऑफ, ठीक है, क्वांटिटी कम से कम, ऑल्सो समटाइम नोन एज द लॉ ऑफ द मिनिमम डोज। फिफ्थ, लॉ ऑफ ड्रग डायनामिजेशन,
ओनली डायनेमिक एंड पोटेंटाइज्ड मेडिसिन शुड बी यूज टू क्योर। अब तो यहाँ पे सीधा ही निकल गई सारी ये मदर टिंचर सारी अलग हो गई, ठीक है। जो पोटेंटाइज्ड मेडिसिन है वही सिर्फ डायनेमिक होती हैं और वही क्योर को ला सकती हैं। तो ये डायरेक्ट जो ये मदर टिंचर वाला क्वेश्चन आता है लोगों का, वो सीधा यहाँ से निकल गया। लॉ ऑफ ड्रग प्रूविंग, ओनली मेडिसिन विच हैव बीन प्रूव्ड ऑन हेल्दी ह्यूमन बीइंग शुड बी यूज्ड इन प्रैक्टिस, ठीक है। ये भी एक है बहुत बड़ा प्रिंसिपल हमारा। Theory of vital force. The vital force governs the functioning of the entire living organism and is the supreme autocratic force which rules the unbounded sway. In health, it is responsible for harmonious functioning of the human body, and in disease is nothing but the altered state of health of the vital force. ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है, जो हमारी जो vital force है वो govern करती है functioning of the entire living being को, organism को, और ये हमारे supreme autocratic force को वो करती है, स्टिमुलेट करती है, विच रूल्स विथ अनबॉन्डेड सोय। अनबॉन्डेड, और यही अनबॉन्डेड सोय जो है वो हेल्थ में किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, हार्मोनियस फंक्शनिंग के लिए ह्यूमन बॉडी की, और यही जो है डिजीज फॉर्म में किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, अल्टर्ड स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ द वाइटल फोर्स के लिए। इन्फ्लुएंस और कंट्रोल। हाँ, अनबॉन्डेड मतलब वही, अनबॉन्डेड स्वय का मतलब वही है, वाइटल फोर्स जो है हमारी वो जो होती है वो हेल्थ में हमारी हार्मोनियस फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और डिजीज में अल्टर्ड स्टेट ऑफ हेल्थ और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। दीज आर लाइक द 7 की नोट्स ऑफ म्यूजिक एंड व्हेन दीज आर कंबाइंड विद द रिदम ऑफ हेरिंग्स लॉ ऑफ डायरेक्शन ऑफ क्योर, द हार्मोनियस म्यूजिक ऑफ होम्योपैथी इज प्रोड्यूस। ये सारी चीज़ें जब हम फॉलो करेंगे हेरिंग्स लॉ के साथ, तब हमारी हार्मोनियस म्यूजिक ऑफ होम्योपैथी प्रोड्यूस होएगी, ठीक है, सारे गमा पा धा नी सा। तो ये हमारा चैप्टर 2 हो गया है थ्योरी ऑफ सेपरेशन का। अब हम नेक्स्ट पार्ट में 3rd चैप्टर पढ़ेंगे, जो चैप्टर का नाम है डायरेक्शन ऑफ क्योर, की कहाँ पे हमारा क्योर की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच।